हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके रीट के एग्जाम के लिए आपकी पर्यावरण अध्ययन की मैराथन क्लास की। देखिए, जो रीट के एग्जाम में आपके पर्यावरण अध्ययन में जो पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है, लगभग आप देख सकते हो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके पेडागोजी के, और आपके सिलेबस में भी ये चीज दी हुई है। तो आज की वीडियो के माध्यम से, इस मैराथन क्लास के माध्यम से आपकी सारी पेडागोजी को कंप्लीट करा देंगे जो आपकी पर्यावरण अध्ययन के अंदर पूछी जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस मैराथन क्लास के आगे। एक और जरूरी बात, आज आपकी पर्यावरण अध्ययन की मैराथन क्लास है। इससे पहले मैं सीडीपी की मैराथन क्लास में ले चुका हूं, पेडागोजी की। अभी मैं सभी सब्जेक्ट की जो आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका सीडीपी हो, पर्यावरण अध्ययन हो, मैथ्स हो, लैंग्वेज हो, सोशल साइंस, साइंस हो, इनकी पेडागोजी की मैराथन क्लास में कराऊंगा, जिससे आपकी पहले पेडागोजी कंप्लीट कराया जा सके, उसके बाद आपको कंटेंट वाली वीडियो दिया जा सके, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसको कराने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले पेडागोजी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद कंटेंट वाली वीडियो। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक रीड के नोट्स नहीं लिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको अपने रीड के नोट्स मिल जाएंगे लेवल 1 के, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अभी तक रीड के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्लस टेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी अदर टेट के अंदर क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, प्लस सी टेट के भी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इतने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, अगर इनको कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा, कोई प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको कोई बुक की भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? राजस्थान बोर्ड की किताबों का कंटेंट इन नोट्स के अंदर डाला हुआ है, साथ ही एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट भी डाला हुआ है। और जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपके कंटेंट है, जो चैप्टर है, वो मोस्टली सभी नोट्स के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि आप रीट के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करके अपनी एक जॉब को सिक्योर कर सको, सिलेक्शन ले सको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैराथन क्लास की। ठीक है, जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज आपकी पर्यावरण अध्ययन की क्लास हुई है, इसके बाद आपकी मैथ्स, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो आएगी, और फिर सोशल साइंस, साइंस आएगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपका कंटेंट भी पूरा कराया जाएगा जो सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए, पहले मैं आपको कुछ पेडागोजी की टर्म चीजें समझा दूं जो आपके सिलेबस में दी हुई है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वीडियो के आगे, उनको आप लोग मेरे साथ करना। पहले कुछ पेडागोजी की आपके ये टॉपिक देखते हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है पर्यावरण शिक्षण का महत्व, रीट के सिलेबस में दिया हुआ है पर्यावरण शिक्षण का महत्व। अब जो पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, स्कूल के लिए शिक्षा दी जा रही है, आप लोग भी वही चीज पढ़ रहे हो, तो इसका आखिरकार महत्व क्या है ये बताना है। देखिए, इसको मोटा मोटा सा देख लीजिए, जो जो चीजें लिखी हुई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, इसलिए पर्यावरण शिक्षण की महत्व है, पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है स्कूल के अंदर। पर्यावरण संरक्षण के अंदर मतलब पेड़ों को ना काटा जाए, ठीक है, पानी को बेफालतू में व्यर्थ न किया जाए, बेकार न किया जाए, ये सभी पर्यावरण संरक्षण के एग्जाम्पल है। इनके प्रति एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, इसलिए पर्यावरण की शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझाना, आप सभी को पता है हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि से कितने सारे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, चाहे आप लोगों के ऊपर पड़ते हो, चाहे पर्यावरण के ऊपर पड़ते हो, तो पर्यावरण के ऊपर भी जनसंख्या वृद्धि के बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे नहीं बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो इस समस्या को भी समझना और समझाना चाहिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद पर्यावरण के ज्ञान का विकास होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझाना। पर्यावरण असंतुलन कैसे होगा? मान लीजिए बढ़ती आबादी होगी, जो बढ़ती जनसंख्या होगी उसकी वजह से पेड़ों की कटाई, इसको भी लिख सकते हो। मान लीजिए पेड़ों की जो कटाई होती है, यह भी पर्यावरण असंतुलन का कारण होता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इससे भी क्या होगा? औद्योगिकरण लिख देता हूं मैं, इससे भी पर्यावरण असंतुलन की समस्या होगी। तो इस समस्या को समझना भी बहुत ही जरूरी होता है, और ये सब पर्यावरण की शिक्षा से पॉसिबल हो पाता है। पर्यावरण के प्रति भावात्मक संबंधों का विकास, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके टीचिंग के एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, जैसे सीटेट हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ, कि अगर पर्यावरण के प्रति किसी भी टॉपिक के प्रति टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, तो उससे भावात्मक संबंध कैसे बनाएगी भाई। फॉर एग्जांपल, पेड़ों के प्रति भावात्मक संबंध बनाना है एक टीचर को बच्चों के माइंड में, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सिंपल सा तरीका है, एक उससे बच्चे से कह दो घर के अंदर एक पेड़ लगाओ, उसकी देखभाल करो, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली भावात्मक संबंध बन जाएगा उस पेड़ से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है।
पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास होना चाहिए, जागरूक करने चाहिए, बताना चाहिए टीवी माध्यम के माध्यम से, ठीक है, रेडियो के माध्यम से कि पर्यावरण कितना जरूरी है। तो ये सभी कहते हैं पर्यावरण शिक्षण का महत्व था, जो आपके रीट के सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं, समाकलित पर्यावरण अध्ययन। समाकलित पर्यावरण अध्ययन मतलब जितने भी पर्यावरण अध्ययन के अंदर सब्जेक्ट विषय उनको एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, समाकलित। यह वह अध्ययन है जिसमें पर्यावरण के विभिन्न अंगों को समाहित करते हुए अधिगम अनुभव अर्जित किए जाते हैं। इसमें पर्यावरण के विभिन्न पक्षों को अंतर संबंधित करते हुए उनका व्यापक अध्ययन किया जाता है और पर्यावरण में स्थल, जल, वायु एवं जीवमंडल के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण मानवीय क्रियाओं का निर्धारण होता है। ये था समाकलित पर्यावरण अध्ययन। ठीक, ये थोड़ा मैं ऊपर मोटा मोटा बता रहा हूं क्योंकि पेडागोजी ऐसी चीज है, इसको आप लोग खुद ही कर दोगे एक बार अगर आपको चीजें थोड़ी ये समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे लगाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत। ये रीट के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बने हैं और पूछे गए हैं, इनको देख लो कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत है। ठीक, चलिए कौन है, लोस्ट बॉय 100 रुपए में नोट्स बेच रहा है, ठीक है भाई, उसके ऊपर एक वार्निंग भी दी हुई है नोट्स के अंदर, उसको ध्यान रख लेना अगर कोई बेच रहा है। अगर आपको लेनी है तो मुझसे ले लो, उसमें 100 रुपए को उससे क्या लेकर क्या करोगे, और भाई तुम सेल कर दो कोई बात नहीं, लेकिन इस वार्निंग का ध्यान रखना, ठीक है। चलो टीचर के साथ ही धोखा इसको देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाई से मेरा ध्यान हटा देते हो आप लोग एकदम। पहला देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है, यानी बालक बहुत चीजें करता है, एक्टिव रहता है। आपके घर में भी बच्चा होगा तो देखना क्रियाशील रहेगा, कुछ ना कुछ आपको करता हुआ मिलेगा, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए, यह कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब खुद करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप खुद चीजें प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सीख जाओगे, ना कि खाली दूसरे की वीडियो देखने से आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इनको इसलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए। दूसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण के लक्ष्य को निर्देशित करता है। भाई आपका मोटिवेशन क्या है, आपका मोटिवेशन है रीट के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करके एक जॉब ले लेना, तो इसी के लिए तो आप मोटिवेट हो। अगर जॉब नहीं मिलती तो आपको भला कोई है ऐसा जो आपको पढ़ा देगा ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है आपका, जॉब लेना। तो ये काम करता है कि जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है, वो शिक्षार्थियों को आंतरिक बल प्रदान करती है, ठीक है, जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। जैसा आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो एग्जाम आगे बढ़ने के बावजूद भी, और उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अगर ये जॉब का आपको मोटिवेशन नहीं होगा, लालच नहीं होगा, तो आप रुचि भी नहीं दिखाओगे, ठीक है, चाहे मैं कितना ही कह दूं कि भाई पढ़ लो, कहेंगे जो अपना काम कर ठीक है। तो इसमें बालक को अधिगम के प्रति प्रेरित किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूं, पढ़ लो भाई जॉब मिल जाएगी, और प्रेरित हो जाने पर बालक अपने कार्य में रुचि लेने लग जाता है, इंटरेस्ट लेने लग जाता है। ये होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को अच्छे तरीके से देखते जाओ। तीसरा है आपका नियोजन का सिद्धांत। नियोजन बेसिकली बोलते हैं प्लानिंग को, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक विशेष योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को शिक्षण करवाया जाता है। इस सिद्धांत में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण तो सबसे पहले होगा, अगर हम कोई चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या क्या उस प्लानिंग के उद्देश्य है, हमको क्या क्या चीज अचीव करनी है, तो उद्देश्य का निर्धारण पहले होता है। अधिगम उद्देश्यों की पहचान करना, कार्य विश्लेषण, ये सब क्या है, इसके बातें, इसके अंदर के महत्वपूर्ण पॉइंट है जो दिए हुए हैं, ठीक है, जो नियोजन करने से पहले जानना जरूरी है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण संबंधित कार्य लक्ष्य निर्धारित करके करवाया जाता है। इसमें सभी शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य का पता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करना और वहीं से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे आपके रीट के एग्जाम में। अगला है आवर्ती का सिद्धांत, मतलब किसी काम को बार बार प्रैक्टिस करना। यह सिद्धांत अधिगम को स्थायी एवं सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसमें सीखे गए ज्ञान को बार बार दोहराया जाता है जिससे कि वो स्थायी हो सके। ये जो पेडागोजी की वीडियो है, एक बार तो आज इसको देख लो, एक बार कुछ दिनों बाद देख लेना, और एक बार पेपर से पहले देख लेना, 3 बार देख लेना। इसको बार बार दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 बार देख लेना, ये पेडागोजी आपको कंप्लीट हो जाएगी जो आपके रीट के एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो आवर्ती का सिद्धांत, जब किसी ज्ञान को बार बार दोहराकर उसको स्थायी किया जाता है।
आगे देखो, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गया। जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नता वाले हो, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई कम सीख रहा है, कोई 100 रुपए में नोट्स बेच कर सीख रहा है या दूसरों को दे रहा है, तो अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नताओं वाले आदमी हो आप। सभी शिक्षार्थियों में सीखने का स्तर एवं क्षमता अलग अलग होती है। इनके सीखने की क्षमता या स्तर या जो लेवल होता है उसको वातावरण कारक और जन्मजात कारक दोनों ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिक विभिन्नताओं के में दोनों ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, वातावरण भी और जन्मजात कारक भी। कुछ शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं तो कुछ देरी से, अर्थात शिक्षार्थी बहुबुद्धि प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। ये पेडागोजी का कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे आपके रीट के एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूं आज मैं आपकी पेडागोजी कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद सिर्फ कंटेंट पर ध्यान रखना, क्योंकि यहां से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पेडागोजी भी सिलेक्शन दिलाएगी, ये नहीं है कि एक नंबर कीमती है, लेकिन कंटेंट में आपको चीजें बहुत याद करनी है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो थोर्नडाइक ने दी थी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक ईएल थोर्नडाइक है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि अधिगम के दौरान हम जो प्रयास करते हैं, यानी अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो जो हम प्रयास करते हैं उसमें त्रुटि यानी जो एरर्स होता है, गलतियां होती है, होना वो स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। परंतु प्रयास करते करते ये जो गलतियां होती है ये कम होती जाती है। आप लोग भी जब चीजें अभी सीख रहे हो तो गलतियां जरूर करोगे, और गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इसको देखो, ये आपके रीट के एग्जाम में पूछा गया, थोर्नडाइक के जो नियम थे। थोर्नडाइक के सिद्धांत के माध्यम से अधिगम के 3 महत्वपूर्ण नियमों को भी प्रतिपादित किया गया है। देख लो, आपको पता होगा, सीडीपी की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, यहां भी देख लो, क्योंकि रीट के एग्जाम में पूछे गए आपके पर्यावरण अध्ययन में। पहला, तत्परता का नियम, अर्थात सीखने वाला तभी सीखता है जब वह इसके लिए तत्पर होता है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है, अगर आप गाड़ी चलाना वाकई में सीखना चाहते हो, उसके लिए तत्पर हो, बहुत ही एक्टिव हो कि भाई हमको सीखना ही सीखना है, तो गाड़ी चलाना जल्दी सीख जाओगे। हमको यार रीट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना है, तो हमें सारी चीजें जल्दी सीखनी है, तो आप जल्दी सीख जाओगे। तो तत्परता होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तत्परता के साथ दूसरी चीज जरूरी है, अभ्यास, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी चीजें सीख जाओगे। जितना गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करोगे, चाहे प्लेग्राउंड में चलाओ, सड़क पर चलाओ, रिश्तेदारों के यहाँ ले जाओ, जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाओगे। इसी तरीके से रीट का एग्जाम भी निकाल दोगे आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, अर्थात सीखने के लिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा प्रभाव का नियम, यानी अगर मान लीजिए कोई चीज पहले हुई है किसी के साथ और उसका दूसरे काम पर क्या प्रभाव पड़ा है। मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर बाइक सीख ली और बाइक सीखने के बाद उसे बाइक चलाना आ गया और उसके बाद उसने गाड़ी चलाई, तो क्या प्रभाव पड़ा, यहां पर जो उसने चीज सीखी उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो जल्दी सीख जाएगा, बाइक के बाद गाड़ी चलाना जल्दी सीख जाएगा। ठीक, तो तीनों ही नियम थे, अच्छी तरीके से देख लेना, एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, क्रियाकलाप या गतिविधियां या एक्टिविटीज। ये भी आपके रीट के पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस में दिया हुआ है। सभी चीजें मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं जो सिलेबस के अंदर है। ठीक, चलिए इसको देखिए। कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां, 2 तरीके की गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है। एक तो जो क्लासरूम में होती है, एक जो क्लासरूम के बाहर होती है। पहले देखेंगे जो क्लासरूम के अंदर होती है एक्टिविटीज। पहला है वाद विवाद, आपस में जो वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है, निर्देशन होता है, क्वेश्चन जो पूछते हैं क्लासरूम के अंदर। और कक्ष में तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट, मानचित्र आदि का निर्माण करना, ये सब किसमें होता है, क्लासरूम में होता है। ये सब एक्टिविटीज आपने अपने स्कूल टाइम में सब किया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब क्लासरूम के बाहर होने वाली एक्टिविटीज के बारे में। अब क्लासरूम के बाहर कौन सी एक्टिविटीज होगी, देखिए। पहली है भ्रमण संबंधी गतिविधियां। भ्रमण, इसमें कैसा आ जाएगा, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक मनाना। भाई एक्टिविटीज कैसे हो जाएगी, स्कूल में जब आप लोग पढ़ते थे तो पिकनिक मनाने ले जाते थे ना आपके स्कूल वाले आपको किसी जगह पर, चलो भाई आप इस साल वहां पिकनिक मनाने जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ की एक्टिविटीज होगी, ये क्लास के बाहर की एक्टिविटी हो गई। संग्रहालय, चिड़ियाघर, प्रदर्शनी, बहुत सारी जगह पर लेके जाते थे स्कूल वाले घुमाने। ठीक है, कुछ एक अमाउंट रख देते थे कि एक एक बच्चा 500 रुपए लेकर आएगा और यहाँ पर हम घुमाने ले जाएंगे। तो बेसिकली उसको स्कूल का तो मकसद ये होता था एक एक बच्चे से 500 रुपए ले लो। ठीक है, और लेकिन उसका असल मकसद ये होता था कि इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चा चीजें सीख सके अपने पर्यावरण के प्रति। ठीक, चलिए दूसरा है साहित्यिक गतिविधियां। जी, थैंक यू कृष्णा यादव, वो बोले जब से आपके 4 लाख सब्सक्राइबर है तब से आपको फॉलो कर रहा है और आपके यहाँ से बहुत सारे सीटेट पास हो गए और मैं आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू जी कृष्णा यादव, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। ठीक है, दूसरी होगी साहित्यिक गतिविधियां।
इस साहित्यिक गतिविधियों में क्या होगी, स्कूल वाले पिकनिक वगैरह तो ले जाते थे, लेकिन देखना आपको ऐसी प्रतियोगिता में भी ले जाते थे जहां पर वाद विवाद होता था, दूसरे स्कूल वालों से चर्चा होती थी, विषयवार होता था, क्लब और मतलब विद्यालय पत्रिका, नाट्य कला, संगोष्ठी मंडल, कहानी लेखन, कविता पाठ आदि, इनमें भी एक्टिविटीज कराते थे स्कूल वाले। मैं तो कभी गया नहीं, ना मेरा मन करा इन चीज में जाने का, साहित्यिक गतिविधियों में, पिकनिक वगैरह पर तो मैं गया हूं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कहां कहां पर आपने गतिविधियां करी है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। फिर आपकी शारीरिक विकास गतिविधियां, अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेल कूद, सामूहिक अभ्यास, परेड, स्काउटिंग, ये सब भी क्या होती थी, बाहर कराते थे स्कूल वाले। अब ये क्लासरूम के बाहर गतिविधियां चल रही है, ठीक है, इनको और देख लो। सामाजिक विकास संबंधी गतिविधियां, सामाजिक अध्ययन मंडल, मेलों, त्योहार, व्यवसायिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, ये सब क्लासरूम के बाहर की गतिविधियां है, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक विकास वाली गतिविधियां, संगीत, नृत्य, चित्रण, पेंटिंग, मूर्तिकला, नाट्यकला, प्रदर्शनी, विविध मनोरंजन कार्यक्रम, ये भी क्लासरूम के बाहर की गतिविधियां होती थी। और मोस्टली ऐसे में जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको ले जाते थे, हमें सिर्फ ताली बजाने के लिए बुलाते थे स्कूल वाले, ठीक है, कि तुम ताली बजाना अपने स्कूल की तरफ से, बाकी इसमें चुने हुए बच्चे जाते थे। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। अब कहोगे सर आप तो इसका मतलब इन सब में भाग नहीं लेते थे। देखो हर किसी का इंटरेस्ट किसी ना किसी चीज में होता है, मेरा किसी और में था, किसी आपका किसी और में होगा, ठीक है। अब पढ़िए अगला टॉपिक, इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, शिक्षण सहायक सामग्रियां यानी कि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, तो ट्रेनिंग में भी आपको यही देखने को मिलेगी, शिक्षण सहायक सामग्रियां टीएलएम, वहां पर आपको ट्रेनिंग में भी ये चीजें समझाई जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। शिक्षण सहायक सामग्रियां बेसिकली क्या होती है, जैसे इसको नाम से पता चल रहा है, जो शिक्षण में जो सहायक होती है सामग्रियां, उन्हें ही शिक्षण सहायक सामग्रियां कहा जाता है। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज क्यों किया जाता है, रुचि उत्पन्न करने के लिए यानी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, और ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए। अगर टीएलएम का यूज होगा तो बच्चा देखना जल्दी उस चीज को सीखेगा और लंबे टाइम तक सीखेगा। शिक्षक को शिक्षक कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, अतः जो भी साधन छात्रों के अधिगम में सहायक होते हैं वे सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। ये होगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। अब इनका थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं टाइप्स के बारे में। देखिए पहले होती है सर्वे सहायक सामग्रियां, यानी वे सामग्री जिनको सिर्फ सुन सकते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे रेडियो से सिर्फ सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि। दूसरी होती है दृश्य सहायक सामग्री, जिनको देखकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, सुनकर नहीं सिर्फ देखकर। तो इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे श्यामपट, ब्लैक बोर्ड यानी बुलेटिन बोर्ड, प्लेनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि। अब एग्जाम में रीट के एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री नहीं है, तो 3 तो आपको इनमें से ऑप्शन दे देगा, 1 आपको गलत दे देगा, तो इसलिए इन सभी को अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसकी और टाइप्स के बारे में। अगली टाइप है दृश्य सहायक सामग्री। ये होती है जिनको सुनकर और देखकर दोनों ही में यूज किया जा सकता है। जैसा आपका मोबाइल फोन, अपने हाथ में आप लोगों ने मोबाइल फोन लिया होगा, इसमें आप लोग मेरी आवाज सुन भी रहे हो और वीडियो में जो चीज चल रही है उसको देख भी रहे हो, ठीक है। टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, चलचित्र हो गया, नाटक हो गया, ये सभी क्या होती है दृश्य सर्वे सामग्री के टाइप्स होते हैं। आगे देखते हैं क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री। इसको भी देख लो, नाम से जैसे पता चल रहा है क्रिया, ठीक है, यानी करने से, क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना वास्तविक होता है, इनके द्वारा नई चीजों का अध्ययन किया जाता है, इससे बालक को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। जैसे इसके एग्जांपल है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना, इसमें क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, ठीक है। किसी उद्यान का भ्रमण कर रहा है, किसी संग्रहालय का भ्रमण करना, इसमें क्रिया के माध्यम से चीजें सिखाई जा रही है। चलिए फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक था आपका जो खत्म हुआ। अब बचा है लास्ट टॉपिक, उसके बाद मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन आंसर पे आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। अब आपके रीट के सिलेबस में आपको दिया हुआ है कि जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है, इसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी समस्या देख लो, अगर आप पर्यावरण अध्ययन क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो या जो चीज आप पढ़ रहे हो उसमें क्या समस्या होगी, देखिए
क्रियाशीलता के सिद्धांत की अपर्याप्तता, मैंने आपको बताया था क्रियाशीलता का सिद्धांत जब करके बच्चा सीखता है, जब खुद करके सीखता है, ठीक है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। मनोरंजन का अभाव, अगर मनोरंजन की कमी होगी, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे पर्यावरण अध्ययन के अलावा, अगर उसमें मनोरंजन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो बच्चा चीज को नहीं सीख पाएगा, ठीक है, तो उसका अभाव भी क्या है, समस्या है। शिक्षण विधियों के चयन की समस्या, ऐसी शिक्षण विधियों का यूज किया जाना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी क्या होती है, समस्या होती है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में। पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं और सामुदायिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग ना होना, ये सभी क्या है, समस्याएं है। आगे और देख लो, और भी समस्या है, यही से कोई ना कोई समस्या एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। प्रायोगिक कार्य की समस्या, विद्यालय में संसाधनों का अभाव, ट्रेंड शिक्षकों की कमी, तकनीक शैली का प्रयोग की कमी, और प्रेरणा में कमी, मोटिवेशन में कमी, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आपके जो पेडागोजी थे, वो आपकी पेडागोजी मैंने कंप्लीट करी, जो आपके रीट के सिलेबस में दी हुई है। वैसे तो बहुत सारी पेडागोजी है, किताब पढ़ने बैठोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ निचोड़ चीजें बता दी, जो पेडागोजी का निचोड़ है, जो आपके रीट के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको देख लेना अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, जो रीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, अदर दूसरे टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो सीटेट में पूछे गए हैं, जो सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर है। इसलिए मैंने कहा ना, आज पेडागोजी आपकी कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद पेडागोजी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं, आप लोगों में से आज कौन टॉप करेगा, आज का देख लेना, कौन बच्चा टॉपर रहेगा, कौन बच्चा टॉप करेगा, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट, और देखना आंसर देना आप लोग खुद। पहला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इवोल्यूशन होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, वो आपको बताना है। अनुशासन बनाए रखना नहीं होगा, केवल परीक्षा करवाना, मैंने आपसे कहा था ये भाई साहब जहां भी दिखे, या तो शुरू में दिखे, बीच में दिखे, या किसी भी लाइन के एंड में दिखे, इसको तो देखते गलत काट देना, ठीक है, पहला काम ये करना। तो ये दो ऑप्शन तो रहे, तीसरा भी रहा। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता यानी जो बच्चा सीख रहा है, यानी जैसा आप लोग चीज सीख रहे हो, तो उसको उसकी उपलब्धि को जान लिया, और जानने के बाद अगर लगा कुछ कमी है तो उसमें सुधार करा, ये क्या होता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। फोर्थ आंसर सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना, देखता हूं आज कौन टॉप करेगा पेडागोजी के अंदर, क्योंकि रीट के अंदर सिंपली पेडागोजी पूछी जाती है, ज्यादा टफ नहीं आती। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहभागी है, विज्ञान क्लब, सर्वे दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, या फिर श्यामपट, ब्लैक बोर्ड, बताइए सही आंसर क्या होगा। नहीं भाई, देखो यहां पर बात हो रही है विज्ञान शिक्षण में, तो विज्ञान शिक्षण में कौन होगा, विज्ञान क्लब ही होगा, बाकी का मतलब थोड़ी होगा, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, फंस गए इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये आ गया क्वेश्चन, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी आ गया, रीट के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसको बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दृश्य सर्वे दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है, अभी मैंने ऊपर चीज आपको बताई थी, वही चीज इसके अंदर दी गई है। चार्ट और ग्राफ सर्वे और दृश्य सामग्री है, नहीं, चार्ट और ग्राफ क्या है, इनको सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो ये सिर्फ दृश्य सामग्री है, यानी ये चीज गलत हो गई। चार्ट का प्रयोग केवल, आगे में पढ़ ही नहीं रहा, ये भाई साहब दिख गया, इसको देखते कर दो क्रॉस, आगे पढ़ो। शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वे दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल गलत, किसने कहा ये महत्वपूर्ण है, तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं आपके अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, तो इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं। जैसा मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट लिया, और टेस्ट से पूर्व एक बार मैं पीडीएफ को देख लेता हूं कि चलो इसके अंदर कुछ गलत है या नहीं है, या ऐसी चीज जाए बच्चों को जो उनके पेपर में आए, तो इस जो प्रारंभिक जांच होती है उसको क्या कहते हैं। परीक्षण की योजना बनाना, या परीक्षण की तैयारी कराना, पायलट स्टडी, या फिर अंतिम प्रारूप। अंतिम प्रारूप तो मेरे ख्याल से होने से रहा, बताइए सही आंसर क्या होगा। ए, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पायलट स्टडी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है वाला।
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है, वो आपको बताना है। देखिए, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, बिल्कुल सही, पहला ही उद्देश्य हो जाएगा। भाई जो भी साइंस के जो तथ्य होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसके अनुप्रयोग यानी जो एप्लीकेशन करते हैं, जो साइंस में चीजें सीखी है मनुष्य ने, जो साइंस में चीजें सीखी है, जो तथ्य सीखे हैं, तो उनका अनुप्रयोग करता है ना, ये मशीनें बना देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बना देगा, तो उसके अनुप्रयोगों को जानना ये विज्ञान शिक्षण का क्या होता है, वांछित उद्देश्य होता है। तो आंसर पहले ही सही लग रहा है। बाकी उसके अलावा दूसरा देख लो, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रज्ञा की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, भाई क्रिएटिविटी आ गई, यानी दूसरा आंसर भी सही है। ठीक है, तीसरा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना है। तीनों ही आंसर सही है भाई, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना, ये नहीं है कि मान लीजिए आपका जीरो भी आएगा तो ईमानदारी से बताना। यहां पर अपना देखो कोई देखने वाला नहीं है, जीरो भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में आप लोगों को टॉप करना है ताकि सिलेक्शन ले जाए। ठीक है, तो ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना, पूरा स्कोर कितना हुआ है आपका। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ऊपर मैंने पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत अभी आपको बताया है। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, कुछ आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से हो गया, इसलिए मैंने कहा था पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा पेडागोजी कराऊंगा वीडियो में, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पे लेके जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ बताना जरूरी था। तो क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है भाई। उपयोगिता का सिद्धांत भी है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी है, यानी कि तीनों के तीनों ही है। और क्या बताया था मैंने, क्रियाशीलता का सिद्धांत बताया था, अभिप्रेरणा का सिद्धांत बताया था, नियोजन का सिद्धांत बताया था। ये सभी क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत होते हैं। इसलिए कहा था सभी को याद कर लेना, कोई ना कोई एक नंबर का एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। अब देखो पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ा रहे हैं बेसिकली प्राइमरी क्लासों में पढ़ाया जाता है, यानी छोटी कक्षाओं में 1st to 5th क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है। अगर वहां पे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना है बच्चों में, तो उसका क्या तरीका सबसे बढ़िया रहेगा। आगमन यानी कि जो इंडक्टिव होता है वो मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का तो बिल्कुल नहीं होने का, इस भाई साहब को भी देखते गलत काट दिया करो। और निगमन भी बिल्कुल नहीं होने का, छोटी कक्षाओं में निगमन विधि डिडक्टिव मेथड का यूज कभी नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, आंसर इसमें होगा अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड, क्योंकि छोटा बच्चा उन चीजों को जल्दी सीखेगा जो मनोरंजक हो और जो खेल के थ्रू उसको सिखाई गई हो। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आपकी ये पेडागोजी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैथ्स की कल पेडागोजी आएगी। ठीक है, मैथ्स की पेडागोजी करनी जरूरी है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि या फिर आगमन विधि। बताइए सही आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा। 3 अभी रोंग हो गए, कोई बात नहीं, रोंग होने दो। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल उसका आंसर है आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है आगमन विधि में, और उदाहरण के बाद बच्चों को नियम सिखाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल चलता है ये वाला आगमन विधि में। तो विशिष्ट से सामान्य यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल का सिद्धांत भी आगमन विधि का ही में प्रयोग होता है। उसके अलावा और भी होता है इसके अंदर, उनको भी चाहे आप लिख सकते हो, स्थूल से सूक्ष्म। ठीक है, ये भी किसमें होता है, आगमन विधि में होता है, इसे भी लिख लो। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये होता है आगमन विधि में। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जिन चीजों को देख सकते हैं पकड़ सकते हैं वो होती है मूर्त, और अमूर्त जिनको नहीं देख सकते। तो मूर्त से अमूर्त किस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आगमन विधि का। और अगर बात करें इसका अपोजिट, आगमन विधि की अपोजिट कौन सी है, निगमन विधि। तो निगमन विधि में ये सारे सेम अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, वहां हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात और अमूर्त से मूर्त। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा इस वाले के अंदर। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। एक बार वीडियो वाली वीडियो देख लेना, मेरी मैंने डाली हुई है, आपको मिल जाएगा। नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे उस पर मैसेज करने से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप लोग अब,
पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है वो आपको बतानी है। भूमिका निर्माण, निर्वाह, व्याख्यान विधि तो कभी होने से रही, ये भी 99.9% चांस होता है गलत होता है, गलत काट दिया करो। वर्णन, क्या वर्णन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। विचार गोष्ठी, ये सबसे सही रहेगी। यहां पर हो रही है सामूहिक चर्चा की बात हो रही है, ठीक है, तो सामूहिक चर्चा के लिए सबसे बढ़िया होगी विचार गोष्ठी करा दो। आप लोग अपने विचार बताओ, दूसरा कोई और विचार बताएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। पायलट स्टडी, तो पायलट स्टडी का भी तो मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन चला गया वो पायलट स्टडी वाला, उसको देख लो आप एक बार। अगला क्वेश्चन आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके एग्जाम में देखो एक अगर कोई क्वेश्चन 100% मेरे ख्याल से पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहले तो जान लो सीसीई आखिरकार होते क्या है। सतत का मतलब है ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और व्यापक का मतलब होता है जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक, ठीक है। यानी कि एक सेकंड में पहले लिख देता हूं। इसमें बच्चे के क्लासरूम से संबंधित, उसकी बुक से संबंधित, उसके स्कूल से संबंधित और उसकी जो सह शैक्षिक एक्टिविटीज होती है, मान लीजिए उसकी कोई पीटी वगैरह में इंटरेस्ट ले रहा है, गेम में ले रहा है, तो जितनी भी उसके शैक्षिक और सह शैक्षिक जो चीजें होती है उनका व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाता है और निरंतर यानी कंटिन्यूअसली किया जाता है। ये होता है आपका सीसी। अब इसमें पूछा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब मुख्य उद्देश्य जान लो इसका। विद्यालय में उपस्थिति के समय, ठीक, बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, पहला ही ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, मतलब बच्चे के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यालय में उपस्थित के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन नहीं। जब बात आ गई ना प्रत्येक पहलू, तो प्रत्येक पहलू में सारी चीज आ जाएगी, रुचि भी आ जाएगी प्रत्येक पहलू में, ठीक है। उसके अलावा अगला देखो, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन, ये भी नहीं होने का। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन, ये भी नहीं होने का। प्रत्येक पहलू के अंदर ये सारी चीज आ गई, इसलिए आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पढ़िए इसको, कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अवलोकन करना, ये तो करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की बात जहां पर आ जाएगी वहां पर अवलोकन देखने को जरूर मिले, समझ लेना, बहुत ही अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है। जितना बच्चा अवलोकन करके चीजें सीखेगा उतना और किसी के माध्यम से नहीं सीखेगा। और पर्यावरण में तो बेसिकली ऑब्जर्व करके सीखा जाता है, चीजें अवलोकन करके सीखी जाती है। चर्चा करके भी हो जाएगा, ठीक है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण करना नहीं होगा। यहां पर हो रही है कि उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण बाद में होगा, पहले बच्चा चीजें सीखेगा, सीखने के बाद जो कमी आएगी फिर टीचर उसका निदान करेगा, यानी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को जानेगा। निदान करने के बाद फिर उपचारात्मक शिक्षण होगा, ठीक है, तो ये बाद में होगा। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपसे नेगेटिव पूछा है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? देखो भाई, आप कौन कौन सी है वो देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नहीं है पूछा है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल सही। जितने बच्चा क्रिया करके सीखेगा उतना जल्दी सीखेगा, तो ये तो अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, मैंने बताया ये वर्ड आपको जहां भी देखने को मिल जाए सबसे पॉजिटिव आपका वर्ड होता है ये, ठीक है। लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ये इसका अलग अलग नामों से देखने को मिलेगा, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट होता है। यहां पर सभी चीजों में समानताएं देखने को मिलती है, ठीक है, इस वर्ड के अंदर, तो ये तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, मूल्य आधारित होता है भाई आपका, ठीक है। आंसर पूछा था नहीं है, तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित, निश्चित एवं उद्देश्य युक्त होता है। ये तीनों ही क्या है आपके अच्छे शिक्षण की विशेषता है, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, इनमें से कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? देखते कौन सा किया जाएगा। वन संरक्षण, तो वन तो पर्यावरण के अंदर आएगा भाई, तो ये तो किया जाएगा। राजनीतिक संरक्षण, राजनीति का पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो नेताओं को दूर रखो यहां से।
जल भी आ जाएगा पर्यावरण के अंदर और मृदा भी आ जाएगी, मिट्टी भी आ जाएगी। तो सम्मिलित नहीं किया जा सकता, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, राजनीतिक संरक्षण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सभी रीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो ये वाला आ गया ना, मैंने कहा था ना ये आपका पर्यावरण अध्ययन में भी देखने को मिलेगा, सीडीपी में तो आता ही है, पर्यावरण अध्ययन में भी देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो ईएल थोर्नडाइक ने दी थी, अभी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है, उससे संबंधित नहीं है। तो थोर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है नहीं है, ठीक, पहला सही हो जाएगा। ऊपर भी देख लेना स्टार्टिंग में जो बच्चे नए आए हैं, ताकि उनको क्लियर हो जाए। क्या लेवल फर्स्ट बीएड से बाहर हो गया? नहीं, लेवल फर्स्ट बीएड से बाहर नहीं हुआ। जिन बच्चों का बीएड है तो वो भी लेवल 1 के लिए एलिजिबल है, आपका कोर्ट के थ्रू भी आ गया था और सभी जगह को देखने को मिल जाता है, तो कोई बाहर नहीं हुआ, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के दौरान ग्राफ, मॉडल और मानचित्र आदि का प्रयोग करता है, यह किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? देखो मैंने कहा था ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1 नंबर जरूर दिलाएगी शिक्षण सहायक सामग्री है, ये जो टीएलएम होती है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक। तो इसमें पूछा है ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ को सिर्फ हम देख सकते हैं, मॉडल को भी हम लोग क्या काम करते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, और मानचित्र को भी देख सकते हैं, इनसे सुन तो नहीं सकते, तो क्या हो जाएगी, दृश्य सहायक सामग्री, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, दूसरा। चलिए बढ़ते हैं आपके अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। अब ऑप्शन को देखते हैं, उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, बिल्कुल गलत। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं उसको तो देखते गलत काट दिया करो। बच्चे का परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, आंसर आपका अप्रोप्रिएट 4 सही हो जाएगा, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत के नोट्स मैंने बताया था आपको 10 या 11 को मिल जाएंगे, जिन बच्चों के नहीं मिले। असल में क्या होता, जो मेरा फ्रेंड पीडीएफ बनाता है आप लोगों के लिए, जिसने आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए, तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी भी बेचारे की थोड़ी है तबीयत खराब है, तो उसको सही हो जाने दो, अगर वो थोड़ा सही हो गया तो जल्दी भी दे देगा, वरना 10-11 में अपने आप ही आप लोगों के पास मिल जाएगी, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए आप लोग। अब उसको मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता था तबीयत खराब में कि भैया जल्दी दे, थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको मिल जाएगी, अपने आप ही भेज दी जाएगी जिन बच्चों के पास नहीं आई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अन्य विषयों से संबंध जोड़ना। जैसे मैं अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो देखा होगा मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, अन्य टॉपिक से जोड़कर देता हूं, या कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जो किसी चीज से जुड़े होते हैं। तो यह पर्यावरण अध्ययन के किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको शिक्षण के सिद्धांत बताए थे, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। तो ये किससे संबंधित है? अन्य विषयों से जोड़ना। अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो उससे अन्य विषयों से जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा सह संबंधता का सिद्धांत, आंसर से हो जाएगा इसमें आपका तीसरा। इसलिए मैंने कहा था ये सिद्धांत 1 नंबर जरूर दिलाएंगे वीडियो के स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने चीजें आपको डिटेल में बताई। वो थोड़ा आपको बोरिंग जरूर लगा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए मुझे करानी जरूरी थी। क्योंकि मकसद वीडियो को चलाना नहीं होता, मकसद ये होता है आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन फंसे, मेन मकसद वो होता है, ठीक है। वरना खाली मैं क्वेश्चन आंसर भी करा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। देखते, छात्रों में शिक्षण का विकास करना, दूसरा छात्रों में अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, ये तो है, छात्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के कौशल का विकास, और छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। बताओ सही आंसर क्या होगा? नहीं है। कमेंट्स आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? ठीक है भाई, पहला ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको देखो जरा ध्यान से, कि बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया जाना चाहिए? बताओ किस रूप में? प्रायोगिक यानी प्रयोगों पर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, सैद्धांतिक या सैद्धांतिक पर, या फिर इन दोनों के रूप में, दोनों के रूप में करवाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा से हो जाएगा। और देखो ये आपका दुश्मन नंबर 1 आ गया, केवल। मैंने क्या कहा था, जहां भी देखते ही मिले काट देना इसको, ठीक। तो आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण सहायक सामग्रियां जो टीएलएम मैंने आपको बताई थी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग, एनसीएफ 2005 या फिर नई शिक्षा नीति? बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आंसर जो इसका सही हो जाएगा, सही लगा रहे हो, ठीक ठीक, कोठारी आयोग के आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली बच्चों का सही है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कोठारी आयोग ने नहीं दिया था। ये जो कोठारी है ना, ये इनका नाम था आदमी का, इनको लिख सकते हो आप दौलत सिंह कोठारी। ये जो आप पढ़ते हो ना कोठारी आयोग, ये थे कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इनका नाम था। ठीक है, तो इनकी जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, चाहे आप डेट लिख सकते हो 1964 से लेके 66 तक ये जो कमेटी बनी थी, ठीक, ये कोठारी आयोग जो हुआ था जो आप पढ़ते हो, तो उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो टीएलएम होती है वो वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। बिल्कुल सही बात है। टीएलएम का जितना यूज करेंगे उतना बच्चा जल्दी सीखेगा, इंटरेस्ट से सीखेगा, और जो बच्चा चीज सीखेगा वो परमानेंट रूप से सीखेगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कोठारी आयोग की जगह दौलत सिंह कोठारी नाम याद किया करो। किसी को इनका पूरा नाम ही नहीं पता होगा, इतना मैं कह सकता हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए किसको पता था पूरा नाम। अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों के स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। इसके आगे क्वेश्चन के आगे लगाओ इंपोर्टेंट, जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आपके सीडीपी में आए, चाहे आपके ईवीएस में आए, किसी भी सब्जेक्ट में आए। तो यहां पर पूछा है स्वयं आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन, सीसी यानी कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सीखने के समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन? बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इंग्लिश में कर दूं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और ये आपका सीसी हो गया। ठीक है, इंग्लिश में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर होता है स्वयं आकलन, जब बच्चा स्वयं के आकलन के अवसर देता है। देखो जब आप लोग स्कूल में थे और जब तैयारी करते थे तो हम क्या काम करते थे, अपने दोस्त को कोई भी बुक या अपनी कॉपी दे देते कि भाई तू मेरे से पूछ, या बहन तू मेरे से क्वेश्चन पूछ और मैं तुझे उसका आंसर दूंगा। तो हमारा फ्रेंड हमसे क्वेश्चन पूछता था और फिर हम उसका आंसर देते थे। तो यहां पर हम जो आकलन कर रहे हैं, जो यहां पर असेसमेंट कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्वयं आकलन हो जाएगा। या फिर अपने फ्रेंड के थ्रू करा रहे हैं, तो ये ऐसा आकलन हो जाता है सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। सीखने का आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जब आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चले। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ही ले रहा हूं, अभी मैं आपसे क्लास लेते लेते कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, या जो बच्चे की वार्षिक और जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है जो एंड में होती है, तो जब बच्चों का जो आकलन किया जाता है वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीसीई मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था, तो जितने भी आकलन थे सब आपके कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने क्लास 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? देखो इस तरीके के पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन कराना। यह सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की है। जल अभाव यानी जल का अभाव, जल की कमी। जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए कि दैनिक जीवन में अगर कोई पॉइंट टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, अगर वहां पर उस टॉपिक को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर, रोजाना के जीवन से जोड़कर पढ़ाने की बात हो जाएगी, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका वही हो जाएगा। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे एप्रोप्रिएट यही आपका होता है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, एक अच्छे असाइनमेंट का मुख्य मेन पर्पज क्या होना चाहिए। पहला, कुछ ऑप्शन पढ़िए आप लोग। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, जहां पर भी पाठ को दोहराने की बात आ जाएगी, रटने की बात आ जाएगी, रोट लर्निंग की, रिमेंबरिंग की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, यह भी नहीं होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना,
ये भी नहीं होगा। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, मैंने आपको क्या बताया था पेडागोजी में, जहां पर भी बच्चों को अवसर देने की, अपॉर्चुनिटी देने की बात आ जाएगी, वो ऑप्शन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आज आपकी पेडागोजी खत्म है, पर्यावरण अध्ययन की, सीडीपी की मैं खत्म करा चुका हूं, बाकी सब्जेक्ट की भी आपकी ऐसी खत्म हो जाएगी कल परसों 2-3 दिन क्लास लग के। ठीक, तो बेफिक्र रहिए, जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग बिना कहे, क्योंकि मैं बार बार कहता ही नहीं हूं, तो अपने आप कर दिया करो। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमें पढ़ना है कौन सा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य जानना जरूरी है। अगर उद्देश्य जान लिए तो अपने आप ही आंसर हम सही दे देंगे। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए, मैंने आपको कहा था जहां पर भी बच्चों को डेफिनेशन की परिभाषाएं देने की बात आ जाएगी, रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को आप समझ जाना, वो आपका नेगेटिव है। ऑप्शन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आंसर तो यही सी हो जाएगा। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि पर्यावरण अध्ययन के जो उद्देश्य होते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, अलग अलग टीचिंग के एग्जाम में। बच्चों की जिज्ञासा, यानी जो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है और जो क्रिएटिविटी होती है, उसका पोषण करना, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह भी उद्देश्य होता है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। इन तीनों के ऊपर टिक लगा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक, लेकिन आंसर इसमें पहला से हो जाएगा क्योंकि यहां पर नेगेटिव पूछा है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाला का पूरा रूप क्या है, बताओ भाई। अब बाला की फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। कई बार ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। बाला, जब आप लोग जॉब लग जाएगी ना, जब आप लोग टीचर बन जाओगे, तो जो आपको स्कूल मिलेगा, तो स्कूल में देख लेना, आपको जो आपको स्कूल की बिल्डिंग मिलेगी उसमें बाला का यूज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर आपका सही हो जाएगा 4, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, अब इंग्लिश में मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले मैं बार बार इस क्वेश्चन को कराता हूं, आपको आता है या नहीं आता। तो यानी जो आपकी बिल्डिंग है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, उसको एक अधिगम सहायक के रूप में लेता है। आपने देखा ना स्कूल के अंदर जो मान लीजिए जो गेट होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ काउंटिंग बना देंगे, जो सीढ़ियां होती है स्कूल की उस पर कुछ और लिख देंगे। तो इस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग को अधिगम सहायक के रूप में लिया जाता है। ये होता है आपका बाला। नहीं बताया अभी तक कमेंट बॉक्स में किसी ने, इसका मतलब किसी को नहीं पता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्र पठन, ठीक है, सृजनात्मक लेखन, ठीक, निर्देशन प्रदर्शन, या फिर हस्तपरक गतिविधियां। देखो जहां पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए हस्तपरक गतिविधियां, सबसे बढ़िया तरीका है। जितना बच्चा अपने हाथों से करके सीखेगा उतना और किसी तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। उसमें पूछा है सबसे उपयुक्त तरीका पूछा है, तो आंसर 4 होगा सबसे उपयुक्त में। आगे आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एनचेप से लिया हुआ, इसको देखना ध्यान से। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनचेप 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, प्रस्तावित नहीं करती। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। पहला, विषयानुसार उपागम, इसको तो प्रस्तावित करती है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ये भी सही है। हस्तपरक क्रियाकलाप, मैंने तो बताया था सबसे पॉजिटिव आपका होगा ऑप्शन, तो इन तीनों को तो करती है। आंसर क्या हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, जो भी टेक्निकल टर्म्स होती है उनसे बच्चों को परिचित कराना, ये कभी प्रस्तावित नहीं करती एनचेप। ना तो एनचेप करती और ना ही आपको एज ए टीचर करना चाहिए। तो आंसर कैसे हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर ऑप्शन पूछा है नेगेटिव। बाकी इन तीनों को देख लेना, ये आपके पॉजिटिव ऑप्शन है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है, जो ईवीएस का जो नेचर होता है, वो किसका समर्थन नहीं करता। ठीक, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, भाई इसका तो समर्थन करेगा। जितना बच्चा खुद खोज करके चीजें सीखेगा उतना ही बढ़िया रहेगा, तो उसको पर्याप्त स्थान मिले। बच्चे कम गलतियां मिले, ये आपका नेगेटिव ऑप्शन है। देखो जो बच्चों की जो गलतियां होती है, जो बच्चे के जो एरर्स होते हैं, त्रुटियां होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जितना बच्चा गलतियां करेगा उतना ही ज्यादा टीचर को फीडबैक मिलेगा, पता चलेगा कि भाई बच्चा कहां पर गलती बार बार कर रहा है। फिर टीचर अपनी कुछ टीएलएम का यूज करके, कुछ अपनी जो टेक्निक्स होती है, विद्या होती है, उनका यूज करके उन गलतियों को सुधार देगा।
इसलिए जो बच्चों की जो गलतियां होती है कभी भी ध्यान कर लेना, जो एरर्स होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर, ठीक है, सीखने सिखाने के दौरान। तो आंसर आपका दूसरा ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका नेगेटिव था। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, पॉजिटिव है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी पॉजिटिव है। जैसा आप लोग बहुत से क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, ये भी पॉजिटिव का निशान है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं यानी जो कंसेप्ट होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करना है। देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, ठीक है भाई, अगर कविता और कहानी का यूज करेंगे तो आनंददायी और रोचक तो बनते हैं, नो डाउट, ये तो एक बारी को ले सकते हैं। आगे देखते हैं, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में एप्रोप्रिएट आंसर सबसे यही वाला है। ये होता है कविता और कहानी का उद्देश्य। आप लोग ने देखा होगा जब आप लोग खुद स्कूल के अंदर थे या जब टीचर बन जाओगे तो बच्चे को जो कविताएं और जो कहानियां सुनाते हैं वो अलग अलग मुद्दों से संबंधित सुनाते हैं, संसार से जुड़ी हुई, घर परिवार स्कूल से पुराने टाइम से जुड़ी कहानियां सिखाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, कल्पना की योग्यता बढ़ती है बच्चे के अंदर, प्रकृति को खोजने की योग्यता बढ़ती है। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, नई सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणी करने, आंसर आपका दूसरा ही सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कोई कोई ऑप्शन ऐसा होता है इतना पॉजिटिव होता है, देखते पता लग जाता है यही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन यानी जो मैपिंग होता है उसको सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी स्किल को, कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है। जो मैपिंग होता है उससे किस में बढ़ावा मिलेगा, बताइए सही आंसर। गणनाएं और अनुमान करने से, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होती है मानचित्रांकन से यानी मैपिंग से। आंसर आपका हो जाएगा तीसरा सही आंसर हो जाएगा, यह फायदा होता है मैपिंग का। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्डिंग एज लर्निंग, गलत है भाई, बाला की फुल फॉर्म पूरी बताओ। बिल्डिंग एज लर्निंग ये बताया आपने, पूरा बताओ पूरा। इससे पता चल रहा है मैंने इतनी बार ये आपको बता दी, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर पेपर में आ गया समझ लो फिर कितना अफसोस होगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा वो आपको बताना है। गृह कार्य यानी जो होमवर्क होता है, योगात्मक कार्य, या फिर पोर्टफोलियो, या फिर आवधिक परीक्षा है। बताओ सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चे का असेसमेंट करना है यानी बच्चे का आकलन करना है, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका तरीका होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताई थी, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे से जुड़ी सभी जानकारी होती है। इसमें बच्चे का नाम होता है, बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, बच्चे के परिवार से संबंधित जानकारी होती है, बच्चे के जो जो अचीवमेंट्स होते हैं, उसने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है, ये सब इस पोर्टफोलियो के अंदर सम्मिलित होता है। तो इस फाइल से कोई भी टीचर को आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन बच्चा कैसा है। तो आकलन करने का प्राथमिक स्तर पर सबसे बढ़िया तरीका होता है पोर्टफोलियो। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को भी ये पोर्टफोलियो जल्दी ही बनाने को मिलेगी, और सही सही बनाना, किसी बच्चे की जल्दबाजी में मत बनाना। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से यानी इंटीग्रेटेड तरीके से प्रस्तुत करते हो, बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश है उनको एकीकृत करके पढ़ानी चाहिए जो टेक्स्ट बुक होती है। आंसर तो पहला पॉजिटिव है। दूसरा, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करते हैं, यह भी पॉजिटिव है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करते हैं, इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। तो तीनों आपके पॉजिटिव ऑप्शन हो गए। ये चौथा भाई साहब है, ये आपका नेगेटिव बचा कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित हो। एक तो परिभाषा आ गया नेगेटिव, एक व्याख्या आ गया, दो नेगेटिव आ गए। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा आपसे नेगेटिव, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। कोई बच्चा तनाव के अंदर है, जैसा आप लोगों ने बहुत सारा तनाव ले रखा है कि सर रीट का एग्जाम कैसे सिलेक्शन लेंगे, कैसे पास करेंगे, डेट भी आगे बढ़ गई है। तो डेट आगे बढ़ गई है, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, उसमें तनाव में मत आओ, ठीक है। तनाव में आ जाओगे नुकसान हो जाएगा। जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, आक्रामक व्यवहार,
बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर आक्रामक व्यवहार कर रहा है, दूसरे बच्चों से लड़ाई कर रहा है, झगड़ रहा है, बात नहीं सुन रहा है, तो समझ जाना बच्चा तनाव के अंदर है। मान लो जो आप तो अपनी फ्रस्ट्रेशन है रीट की अपने दोस्त पर निकालो, भाई बहन पर निकालो, घर में निकालो। तो आक्रामक व्यवहार जो होता है प्रदर्शित करता है, शो करता है तनाव को। ठीक, तो आंसर आपका पहले से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, इसको देखो भाई। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, ये होता है जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। आपने अपने घर के अंदर देखा होगा, अपने सिंपल सा एग्जांपल लो, अपने घर के अंदर छोटे बच्चों को देखना। कोई बच्चा आपको ऐसे मिलेगा, एक जगह पर बैठा होगे, नहीं बैठेगा, वहां छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। उसके हाथ में अपना टीवी का रिमोट दे दो, उस रिमोट के बटन हो गए जो होंगे उनको बहुत जल्दी जल्दी दबाएगा, चैनल चेंज करता रहेगा बहुत जल्दी। उसके अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी जो अपना वो ध्यान है वो एक जगह नहीं लगा पाएगा। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे आप में से बच्चे क्या काम करते हैं, यूट्यूब पा के रीड प्रिपरेशन या रीड बेस्ट टीचर ढूंढते हैं। अब जल्दी जल्दी देखेंगे, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो ये भी क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, ध्यान ना लगाना किसी चीज के अंदर। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और देखो जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं जिससे आपको सिलेक्शन मिलता है, अपने कुछ सेलेक्टेड टीचर ढूंढ लो, ये नहीं दुनिया भर के टीचर रखो। मैं कभी ये नहीं कहता सीटेट टेट में आप लोग पढ़ सकते हो सभी से, लेकिन कम से कम जो आपके बड़े एग्जाम होते हैं जैसे केवीएस का हुआ, ये रीट वगैरह के हुए, इसमें आप टीचर सेलेक्ट कर लो अच्छे अच्छे, इसलिए आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन पढ़िए अगला। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखो क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नहीं नहीं, गुणात्मक उल्लेख की बात हो रही है तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए आंसर, ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है। तीसरा, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, तो ये भी आपका हो गया। बच्चों का कार्य के केवल कुछ ये भाई साहब देखो यहाँ छिपा बैठा था, केवल आ गया ना, मैंने कहा था जहां भी केवल देखने को मिले इसको देखते गलत काट देना। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन पूछा है आपसे, नेगेटिव पूछा है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईवीएस कक्षा में समूह में यानी ग्रुप में सीखने का क्या उद्देश्य होता है। जो ईवीएस पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है। पहला देखिए, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये उद्देश्य होता है। नहीं, छात्रों को प्रबंधित करने की बात आ गई, ये तो वैसे नहीं होने का। आगे देखते हैं, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, ये तो जेंडर वाइज की बात आ गई, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात आ जाएगी, ये तो देखते गलत काट दो। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, बिल्कुल गलत, अलग तो कर ही नहीं सकते। अगर बात समावेशी शिक्षा की बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, तो सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, अब फोर्थ ऑप्शन बचा, यही आंसर आपका सही हो जाएगा कि सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से, जहां पर बच्चे के रूप में एक्टिव बात आ जाएगी, सक्रिय बात आ जाएगी, ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सक्रिय रूप से भाग लेने और शिक्षण में समूह बनाना, सक्षम बनाना, ये होता है ग्रुप में सीखने का उद्देश्य। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्डिंग एज, लर्निंग एज, दो बार एज, नहीं भाई सही बताओ, अभी तक किसने सही नहीं बताई बालक की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो बताओ इस प्रश्न को पूछने का मकसद क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, मुझे क्या करना आप लोगों की सामान्य जानकारी से आकलन, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो होने सर आपका। अगला, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, यानी सेंसिटिव बनाना, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, सेंसिटिव बनाना। बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक, दो एप्रोप्रिएट वर्ड आ गए, इनके कौशलों का विकास करना। जैसे मैं अभी आपसे कहूं, रीट के एग्जाम के बाद जब आपको जॉब मिल जाओगी, बताओ सबसे पहला काम स्कूल के अंदर क्या करोगे, तो यहां पर क्या हो रही है, ये कल्पना परक और चिंतन परक आपके कौशलों का विकास किया जा रहा है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, अगर बिजली ना हो तो क्या होगा, तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्डिंग एज, लर्निंग एज, ठीक है भाई, ठीक है पहुंच गए मंजिल पे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है, किसके अलावा। ठीक,
सहयोगात्मक अधिगम, ये तो कोई विधिया होती है। उसके अलावा निर्देशित खोज, ये भी होती है। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, ये आ गया, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने की बात आ गई, उस ऑप्शन को देखते गलत कर देना। समस्या समाधान भी होती है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा होती है, जो टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज होती है, वो कैसी होनी चाहिए, बताइए कैसी होनी चाहिए। रूखी, आगे में पढ़ ही नहीं रहा, रूखी कह दी भाषा, देखते गलत काट दो। परिभाषा, लो पहला ही आ गया परिभाषा, इसको भी आप देखते गलत काट दो। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनको देखते गलत काट दिया करो। देखो इसमें भी तकनीकी, पहला ही भाई साहब तकनीकी आ गया, क्या ऑप्शन दिए ऊपर वाले ने, तो तीनों को देखते गलत काट दो, ठीक है, ऊपर वाले ने नहीं, एग्जामिनर ने। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, देखो आगे ना, जहां पर भी बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित, उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होने की बात आ जाएगी, ऑप्शन आपका वो सही मिल जाएगा, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। जो लैंग्वेज होती है मोस्टली उसकी बच्चे की मातृभाषा से, या उसकी जो डेली में यूज होती है, कार को कार बोलता है, इस तरीके से यूज होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है, बताओ सही आंसर क्या होगा। केवल डी, नहीं केवल डी नहीं, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल, विचार मानचित्रण। केवल डी, देखो यहां पर केवल केवल केवल, अब आपने कहा था सर जहां पर भी केवल दिखे उसको देखते गलत काट देना, तो इसमें एक चीज ध्यान से सुनना, वो ऑप्शन के लिए जो पूरी स्टेटमेंट दी हुई है यहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिले, तो सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नाम मत डुबवा देना मेरा, कभी बेइज्जती करवा दो। देखो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक की बात आ जाएगी, परियोजना कार्य बिल्कुल होगा, क्षेत्र भ्रमण देखते ही सही लगा देना, जर्नल लिखना हो जाएगा, और विचार का मानचित्रण करना, चारों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा आपका सेकंड, ए बी सी और डी। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, बताओ भाई सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समुदाय के साथ अननोन क्रिया का अवसर प्रदान करना, यानी जो सोसाइटी होती है उसके साथ इंटरेक्ट करके अवसर देना बच्चों को, अननोन क्रिया करना। बच्चों को, ये तो सही है, उद्देश्य होता है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, ये भी उद्देश्य होता है सर्वेक्षण करने का। अगर हम बच्चों को कोई सर्वेक्षण का काम दे दोगे तो बच्चा देख लेना सेंसिटिव होगा लोगों के प्रति। सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, यह भी सर्वेक्षण का हिस्सा होगा। अभी जब आप लोग टीचर बन जाओगे, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, इलेक्शन ड्यूटी लगेगी, ठीक है, जब आप वापस सर्वेक्षण का आप लोगों के लिए भेजा जाएगा, तो प्रत्यक्ष रूप से आप लोग सर्वेक्षण करना, यानी घर जा जाकर, ये नहीं कि भाई इसको कहीं पर बैठ गए और किसी को पैसे देकर काम करवा दिया, ठीक है, तो ये तो उद्देश्य हो जाएगा। तो तीनों क्या है, उद्देश्य है। चौथा पढ़ते हैं, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, चारों ही ऑप्शन सही है, यानी क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, कौन सा है इसमें, तीसरा सही है, ए बी और सी डी, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपका अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग थके नहीं होंगे, अभी थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा कंप्लीट कर लो ताकि पेडागोजी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू गोविंद सिंह राजपूत जी। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे स्मृत करने का तात्पर्य क्या है। जो स्कूल के अंदर चीजें पढ़ा रहे, क्लासरूम के अंदर चीजें पढ़ा रहे, उसको विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ा जाए, इस बात को कौन कहता है, एनसीईआरटी भी इस बात को कहता है, ठीक है। तो इसे स्मृत करने का क्या तात्पर्य है वो पूछा है। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ हाँ ठीक ठीक, मैंने देख लिया, ठीक है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना और पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण, बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ऊपर गया आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। ऑप्शन ध्यान से पढ़ ही नहीं पाया मैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने समझ गया, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मैंने बता दिया सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। समग्र शिक्षा का कैसे बन सकता है,
विषयगत, एकीकृत, समावेशी या फिर ये सभी, तीनों ही आंसर सही होगा। समग्र शिक्षा के अंदर तीनों ही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ये सभी। ठीक है भाई। जॉब के बाद मम्मी पापा को ले जाना घुमाने, उस बच्चे को कुछ मैसेज आया था, ऊपर चला गया, मेरा ध्यान उसी के ऊपर था, मैं पढ़ नहीं पाया। कोई ऐसा क्वेश्चन हो इंपोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। जॉब के बाद मम्मी पापा को घुमाने ले जाना और जो काम करना फिर तो वो करना, खुले आजाद रहोगे फिर तो आप, उड़ते पंछी है ना। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां है? ईवीएस की क्लासरूम में गतिविधि कौन सी है? श्यामपट्ट का योग, भाई ब्लैक बोर्ड का तो यूज करेंगे, पहला से हो जाएगा। चित्र पढ़ना, ये भी हो जाएगा। फील्ड भ्रमण, भ्रमण तो देखते कहा था यूएस में सही कर देना, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ये सभी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। डेली ही मैराथन होगी, सीडीपी की पेडागोजी में कंप्लीट करा चुका हूं मैराथन से। आज आपकी ईवीएस की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैथ्स की पेडागोजी कंप्लीट होगी, फिर लैंग्वेज होगी, सोशल साइंस और फिर साइंस कंप्लीट होगी, ठीक है। तो पहले पेडागोजी को कंप्लीट करा रहा हूं, उसके बाद आपके लिए कंटेंट वाले जो चैप्टर होते हैं उनको वीडियो के थ्रू में कंप्लीट कराता हूं। इससे पहले भी डालता रहा हूं अपने चैनल पर, उसके बाद और डालता रहूंगा ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। असल में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, जो रीट का सिलेबस है बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कराने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था नोट्स आप लोग ले सकते हो, नोट्स के अंदर मैंने ए टू जेड चीजें लगभग डाली हुई है ताकि आपको आसानी रहेगी पेपर पास करने में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग सारे टॉपिक नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता, पहला ही ये सही हुआ है। क्यों? इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है, जहां पर भी परिभाषाओं की बात आ जाएगी वही आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर पहला से हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, यानी जो ईवीएस का जो नेचर होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। यहां पर क्या होता है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाते हैं। देखो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को साइंस के भी कुछ टॉपिक पढ़ा देते हैं, सोशल साइंस का भी एक आधा टॉपिक पढ़ा देंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में की जो प्रकृति होती है एकीकृत होती है, सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है। और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ना सिर्फ पर्यावरण अध्ययन, सभी सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ये तीनों क्या होते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य होते हैं। आंसर आपका पहला सी हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी बेसिकली यहां पर पूछिए ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जो आप लोग पढ़ रहे हो इसके अंदर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज, आंसर पहले से हो जाएगा। आगे देखिए, बिल्डिंग एज लर्निंग असेसमेंट, बहुत बढ़िया भाई, तुम करोगे टॉप। बाला की फुल फॉर्म, ये होमवर्क ले लो, घर से ढूंढ कर लाना। बीच में बच्चों ने सही दे दी थी लेकिन और बच्चे गलत दे रहे हैं, ठीक है, तुक्के मत मारो। निम्नलिखित में से आप प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है, लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षण सामग्रियों में ये वाला क्वेश्चन रीट के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। आप लोग रीट का प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको एक बार क्वेश्चन को समझो। एक तो होती है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, एक होती है आपकी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। अब देखो दोनों में सिंपल सा अंतर देख लो। जो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती है, ये वह सामग्री होती है जिनका यूज लाइट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यानी बिजली के द्वारा जो चलती है शिक्षण सामग्री, वो होती है प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। और जिनमें लाइट का यूज नहीं होता वो होती है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। अब हमसे पूछिए अप्रक्षेपित पूछिए। अब देखो, अब ऑप्शन पढ़ो। फिल्म स्ट्रिप किससे चलती है, लाइट से चलती है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रक्षेपित हो जाएगी, ठीक। चार्ट में लाइट का यूज होता है, नहीं होता, ये हो जाएगी अप्रक्षेपित हो जाएगी। जो एपीडियास्कोप होता है उसमें लाइट का यूज होता है, ये हो जाएगी प्रक्षेपित हो जाएगी। जो स्लाइड होती है उसमें भी लाइट का यूज होता है, ये हो जाएगी आपकी प्रक्षेपित, ठीक है। रीट के एग्जाम में एक बार प्रक्षेपित पूछा गया था, एक बार अप्रक्षेपित पूछा गया था, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो समझ गए दोनों में अंतर। आंसर इसमें सिंपल सा है, चार्ट बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी पेडागोजी ईवीएस की ये करा दी मैंने कंप्लीट। शुरू में मैंने आपको थ्योरी कराई थी और थ्योरी कराने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे प्रैक्टिस के लिए। अब ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर हुआ है। और जो बच्चे नोट्स की पूछ रहे थे, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप अपने रीट के लेवल 1 के सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेना। ये आपको लेवल 2 में भी काम करेंगे, जैसे सीडीपी होता है, लैंग्वेज होती है, ठीक है। सोशल साइंस और साइंस की वीडियो चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो इस पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। और आज आपकी ईवीएस खत्म हो गई,
ईवीएस की पेडागोजी, सीडीपी की पेडागोजी कल करा चुका हूं मैं। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी वो जल्दी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, कल परसों 2-3 दिन में खत्म करा देंगे सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी पेडागोजी यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खूब ज्यादा पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपका ये मान के चलिए कम टाइम में है, ठीक है, ज्यादा टाइम मत मानिए इसको। सर आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं सर, आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है रानी गुप्ता जी, ठीक है। हाँ संस्कृत के मैंने बताया तो जो लड़का पीडीएफ बनाता था उसकी तबीयत खराब है, 10 या 11 को जिस बच्चे का संस्कृत की पीडीएफ नहीं गई है चली जाएगी, उसकी तबीयत ठीक लगभग हो गई है तो वो आपको दे देगा अपने आप, बेफिक्र रहिए। बाकी सभी सब्जेक्ट के तो आपको मिल गई है, उसका भी मिल जाएगा। उसकी तबीयत ठीक खराब हो गई थी, इस वजह से वो पीडीएफ नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं मैथ्स की मैराथन के साथ, आपकी पेडागोजी मैथ्स की कंप्लीट करा देंगे। तो तब तक अपना पढ़ते रहना, उसके बाद कंटेंट वाली चीजें भी आपको करानी है, तो बेफिक्र रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।